Good morning, students. From today, we are going to start our next chapter, that is chapter 4, vector analysis. Chapter 4, vector analysis. Okay. So obviously, as the name suggests, in this chapter we are going to discuss about the vectors. Okay. So what are the scalar quantities? What are the vector quantities? This you have already studied in class 9th. For revision purpose, we will discuss it here in briefly. Scalars and vectors. Okay. So there are two types of physical quantities. Some are scalar physical quantities while some are vector physical quantities, right? So first of all, let us understand that what are the scalar physical quantities. ठीक है? So ऐसी physical quantities जिनको explain करने के लिए हमको सिर्फ उनका मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, मतलब उनकी वैल्यू पता होना चाहिए, उनको हम बोलते हैं स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज, राइट? ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको कंप्लीटली एक्सप्लेन करने के लिए हमको केवल उनका मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड होता है, उनको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। वाइल ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको कंप्लीटली एक्सप्लेन करने के लिए हमको उनका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी पता होना जरूरी है, उनको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज या सिंपली वेक्टर्स, राइट? स्केलर का एग्जांपल हो जाएगा मास। सपोज मुझे किसी ऑब्जेक्ट का मास फाइंड आउट करना है, मैंने आपको ये मार्कर दिया और आपसे ये कहा कि इस मार्कर का मास मुझे कैलकुलेट करके बताइए। तो जब आप इस मार्कर का मास कैलकुलेट करेंगे तो आप मुझे बोल देंगे इट इज फॉर से 20 ग्राम 30 ग्राम और समथिंग लाइक दैट, राइट? तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ा, सिर्फ आपको मुझे मैग्नीट्यूड बताना पड़ा, राइट? सो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जहां पे आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना पड़े और साथ में डायरेक्शन नहीं बताना पड़े, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम बोलते हैं स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज, जिसका एक एग्जांपल हो गया मास। सिमिलरली हम बोल सकते हैं टाइम। अगर मैंने आपसे पूछा टाइम कितना टाइम लगता है आपको घर से स्कूल जाने में, आपने बोला 2 hours 1 hour 1.5 hour, है ना? आपने कुछ भी लाइक वॉट एवर विद द मैग्नीट्यूड आपने मुझे वो वैल्यू बता दी। यहाँ पे आपको मुझे डायरेक्शन नहीं बताना पड़ा कि अगर मैं इस डायरेक्शन से जाता हूँ तो मुझे उतना टाइम लगता है, उस डायरेक्शन से जाता हूँ तो मुझे उतना टाइम लगता है। सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी अगेन। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे मैग्नीट्यूड नहीं बताना पड़ा। देन अगर हम बात करते हैं दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस की, तो अगेन जैसे हम बोले इंदौर से उज्जैन की डिस्टेंस क्या है, सो हमने बोल दिया फॉर से 60 किलोमीटर्स। सो यहाँ पे भी हमने क्या बता दिया, सिर्फ मैग्नीट्यूड बता दिया, हमको डायरेक्शन नहीं बताना पड़ा। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना पड़े और डायरेक्शन की बताने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं हो, उनको हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटीज। अगर इसके और एग्जांपल देखें तो हो गया एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी। ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज कैसी हो जाएंगी, स्केलर क्वांटिटीज। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे डायरेक्शन बताने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं केवल मैग्नीट्यूड बताऊंगा और उससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, राइट? अगर मैंने बोला कि कोई रेक्टेंगल है या कोई स्क्वायर है, उसका एरिया कुछ भी फॉर से 5 मीटर स्क्वायर है, 4 मीटर स्क्वायर है, समथिंग लाइक दैट, तो वहां पे आपको एक डायरेक्शन मेंशन करने की जरूरत नहीं है। सो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उनको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। उसी के अपोजिट अगर हम बात करते हैं वेक्टर की, तो यहाँ पे आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन बताने की भी रिक्वायरमेंट होती है। सो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए आपको मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बताना पड़े, उनको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, राइट? इसके कुछ एग्जांपल्स अगर हम देखें तो सबसे पहला एग्जांपल हो जाएगा फोर्स। आपने क्लास 9th में पढ़ा भी होगा, जो फोर्स है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी।
फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे बोला कि इस मार्कर पे फोर्स लगाइए, तो फोर्स लगाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इस मार्कर पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाना है, राइट। आपको ऐसे फोर्स लगाना है, ऐसे फोर्स लगाना है, इधर ईस्ट में, वेस्ट में, किस डायरेक्शन में आपको फोर्स लगाना है, वहां पे आपको डायरेक्शन स्पेसिफाई करना मैंडेटरी है। इसलिए इस फोर्स क्या हो गई, एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। सिमिलरली अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो हम डिस्प्लेसमेंट डिस्कस कर चुके हैं। डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि सपोज यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मैंने आपको बोला इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करिए, सो योर क्वेश्चन वुड बी कि इसको डिस्प्लेस करके रखना कहाँ पे है, राइट। यहाँ पे कोई बुक रखी है, मैंने आपको बोला इस बुक को डिस्प्लेस करो या इस बुक को हटाओ, तो योर क्वेश्चन वुड बी कि इस बुक को हटाकर कहाँ पे रखना है, तो मुझे वहां मेंशन करना पड़ेगा इस बुक को उठाकर नॉर्थ में रखो, साउथ में रखो, ईस्ट में, वेस्ट में, कहाँ पे रखना है मुझे वो चीज बतानी पड़ेगी। सो डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे डायरेक्शन बताना पड़ा। सिमिलरली एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सारी जो क्वांटिटीज होती हैं वो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन बताने की भी रिक्वायरमेंट होती है। सो ऑल दोज क्वांटिटीज विच रिक्वायर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आर कॉल्ड एज द वेक्टर क्वांटिटीज, राइट। नाउ वी विल सी सम डिफरेंसेस बिटवीन द स्केलर क्वांटिटीज एंड द वेक्टर क्वांटिटीज, कि स्केलर्स और वेक्टर्स में बेसिकली क्या डिफरेंसेस होते हैं, दैट ऑल वी आर गोइंग टू सी नाउ। तो सबसे पहला तो इन दोनों की डेफिनेशंस ही हो जाएंगी कि all those physical quantities which require magnitude only for their complete description are called as scalar physical quantities, and those quantities which require magnitude as well as direction for their complete description are called as vector quantities, right. देन सेकेंड एग्जाम्पल, ऑब्वियसली इनके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, और सेकेंड पॉइंट हो जाएगा स्केलर में आप स्केलर के एग्जाम्पल्स लिख देंगे, वेक्टर में वेक्टर के एग्जाम्पल्स लिख देंगे। सो दो पॉइंट्स तो क्लियर हैं। थर्ड पॉइंट हो जाता है जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं दैट कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड by the rules of algebra। जब हम स्केलर क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की बात करते हैं तो वहां पे हम सिंपल अलजेब्रा के रूल्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं वेक्टर के एडिशन या सब्ट्रैक्शन की तो वहां पे अलजेब्रा के रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं, ठीक है। हम सिंपल अलजेब्रा की हेल्प से इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे एक स्पेशल अलजेब्रा होता है दैट इज कॉल्ड एज वेक्टर अलजेब्रा, और वेक्टर अलजेब्रा के रूल्स यहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपसे बोला 5 मीटर लेंथ में 2 मीटर लेंथ को ऐड कर दीजिए, तो हम सिंपली ऐड करके क्या बोल देंगे, इट इज 7 मीटर। या अगर मैंने आपसे बोला 5 kg में से अगर हम 2 kg को हटा दें तो यू विल गेट 3 kg। तो यहाँ पे तो हमने सिंपल अलजेब्रा अप्लाई कर दिया एंड वी हैव गॉट अवर आंसर। लेकिन अगर हम बात करेंगे वेक्टर क्वांटिटीज की, तो वेक्टर क्वांटिटीज के केस में हम सिंपल अलजेब्रा की हेल्प से ये वैल्यूज उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, राइट। अगर मैंने आपसे बोला कि किसी बॉडी की अगर मैंने आपसे बोला कि किसी बॉडी पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है दैट इज 1 न्यूटन, और किसी दूसरी बॉडी पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है दैट इज 2 न्यूटन, और अगर वो बॉडीज कंबाइन हो गई तो बताओ टोटल फोर्स कितना होगा। तो यहाँ पे आप आंसर नहीं बोल सकते हो कि दोनों का आंसर 3 होगा। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि हो सकता है कि ए पर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा हो और बी पर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा हो, तो उन दोनों का जो इम्पैक्ट होगा इट विल बी 2 - 1 इज इक्वल टू 1, राइट। और हम सिंपली एडिशन करके उसको 3 नहीं बोल सकते हैं। इसका मतलब वेक्टर्स की जब हम बात करते हैं तो वहां पे हमको डायरेक्शन स्पेसिफाई करना जरूरी है, और उसको सॉल्व करने के लिए एक अलग से अलजेब्रा बनाया गया है जिसको बोला गया वेक्टर अलजेब्रा। इसके कुछ रूल्स होते हैं।
और उसी के बेसिस पे हम दो वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हैं, अदरवाइज सिंपल अलजेब्रा से नहीं कर सकते हैं, राइट। सिमिलरली अगर हम बात करें वेलोसिटी की, तो हमने बोल दिया किसी एक कार की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड और दूसरी की वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, तो बताओ इन दोनों की एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। तो अगेन इस केस में भी हम इसको सिंपली सॉल्व करके नहीं बता सकते हैं, हमको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वेक्टर अलजेब्रा की हेल्प से सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हमको इनका डायरेक्शंस नहीं पता है कि उनका डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, राइट। सो this was basically the third point, that we can solve these with the terms of algebra, but we cannot solve these with the help of algebra. For this we require the vector algebra, right. Now the fourth point of the scalar quantities will be, इसका फोर्थ पॉइंट हो जाएगा, स्केलर्स को हम कंपोनेंट्स में रिजॉल्व नहीं कर सकते, ओके, जबकि वेक्टर्स को हम कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। दिस इज एक टॉपिक है पूरा आपको इस चैप्टर में, हम देखेंगे कि कैसे हम वेक्टर्स को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं, जबकि स्केलर्स जो यूजुअली होते हैं वो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, और चूंकि वो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं इसलिए हम उनको रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं, जबकि हम वेक्टर्स को कंपोनेंट्स के फॉर्म में रिजॉल्व कर सकते हैं। लाइक एक को स्प्लिट करके हम दो कंपोनेंट्स बना सकते हैं, या दो कंपोनेंट्स को एक करके हम एक रिजल्टेंट बना सकते हैं। वो सब वेक्टर के केस में पॉसिबल है, बट स्केलर के केस में वो चीज पॉसिबल नहीं है, राइट। When two scalars are added or subtracted, then a scalar is obtained. When two vectors are added or subtracted, then a vector is obtained, right. जब हम दो स्केलर क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा हमको स्केलर क्वांटिटी ही मिलेगी, और जब हम दो वेक्टर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको हमेशा वेक्टर क्वांटिटीज ही मिलेंगी, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपने 5 kg मास में 2 kg मास को ऐड कर दिया तो आपको क्या मिल गया, 7 kg मास, एंड 7 kg मास इज अगेन द स्केलर क्वांटिटी, राइट। सिमिलरली हमने 5 मीटर में 4 मीटर ऐड कर दिया तो हमको आंसर में मिल गया 11 मीटर, विच इज अगेन अ स्केलर क्वांटिटी। सिमिलरली अगर मैं 4 न्यूटन और 3 न्यूटन जब दोनों का डायरेक्शन सेम है उनको ऐड कर रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, 7 न्यूटन। इसका मतलब जब हम दो फिजिकल क्वांटिटीज दो स्केलर को ऐड करेंगे तो हमको रिजल्ट में स्केलर ही मिलेगा, और जब दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो हमको वेक्टर ही मिलेगा, राइट। नाउ सिक्स्थ एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द स्केलर्स एंड वेक्टर्स इज दैट जो स्केलर्स होते हैं उनको हम नॉर्मल इंग्लिश अल्फाबेट की हेल्प से डिनोट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मास को हम m से डिनोट करते हैं, टाइम को t से डिनोट किया जाता है, डिस्टेंस को हम x से भी डिनोट कर लेते हैं, एरिया a से डिनोट करते हैं, वॉल्यूम v से डिनोट करते हैं, डेंसिटी के लिए एक सिंबल होता है रो। तो जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं उनको हम सिंपल इंग्लिश अल्फाबेट्स की हेल्प से डिनोट करते हैं, जबकि वेक्टर्स को डिनोट करने के लिए हम जैसे कि फोर्स है तो हम F लिखेंगे, या तो हमको इस F को बोल्ड लेटर्स में लिखना पड़ेगा, या तो हमको इस F को ऐसे लिखना पड़ेगा टू रिप्रेजेंट दैट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बट वो राइटिंग पर्पस में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि हम सारी वेक्टर क्वांटिटीज को इस तरीके से बोल्ड बनाएं। इसलिए एक और तरीका होता है इनको वेक्टर रिप्रेजेंट करने का, वो ये कि हम इनके ऊपर एक एरो बना देते हैं, राइट। जिन भी फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर ये एरो बना हुआ रहता है तो इस एरो का मतलब होता है कि ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो वी कैन रिप्रेजेंट द वेक्टर्स बाय सिंपली ड्रॉइंग एन एरो ओवर द सिंबल। तो डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसे डिनोट करेंगे, एक्सेलरेशन a, वेलोसिटी
v। तो इस तरीके से हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। So these are basically some of the differences between the scalar quantities and vector quantities. I hope it is clear to all of you. Now our next topic is, now we will see our next topic, that is representation or notation of vectors. मतलब हम vectors को represent किस तरीके से करते हैं और उसका notation क्या होना चाहिए, that we are going to see now. Okay, तो अभी हमने देखा कि वेक्टर्स को जनरली रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल के ऊपर एक एरो का साइन बना देते हैं। तो हम इस एरो की हेल्प से वेक्टर्स को जनरली क्या करते हैं, रिप्रेजेंट या नोटेट करते हैं, राइट। सो लेट दिस लाइन या दिस एरो बी रिप्रेजेंटिंग अ वेक्टर एंड द नेम ऑफ वेक्टर इज ओपी वेक्टर। इसको पढ़ेंगे हम ओपी वेक्टर, वेयर दिस ओ is called the tail of the vector, और ये जो P है जो उसका डायरेक्शन बता रहा है, that is called as the head of the vector। तो जहां पे ये एरो का सिंबल होगा उसको हम बोलेंगे हेड, और जो एंड पॉइंट होगा उसको हम बोलेंगे टेल, राइट। किसी भी वेक्टर का कुछ मैग्नीट्यूड होता है, सपोज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज आर वेक्टर, ओके। हर एक वेक्टर का कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होता है जिसको जनरली हम आर वेक्टर से डिनोट करते हैं। सो अब समझते हैं कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है और उसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, उसके पहले हम एक चीज समझते हैं कि ये वेक्टर की एक्चुअल रिक्वायरमेंट हमको पड़ी क्यों, राइट। क्या जरूरत पड़ गई हमको वेक्टर क्वांटिटीज को इंट्रोड्यूस करने की। तो अभी तक तो हमने पढ़ा था 1D मोशन, राइट। मतलब कोई ऑब्जेक्ट केवल एक ही डायरेक्शन या डायमेंशन में मूव कर रहा है तो वहां पे हमको वेक्टर की एज सच बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बट जब हम बात करते हैं 2D या 3D मोशन की, तो वहां पे कोई भी एक पार्टिकल, सपोज एक पार्टिकल इस पोजीशन पर है, तो इस पोजीशन पर वो हमको तीन चीजें बता रहा है एट अ टाइम। एक्स के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन, वाई के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन और जेड के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन, राइट। मतलब जब भी कोई पार्टिकल थोड़ा सा भी अगर मूव कर रहा है तो वहां पे उसके तीनों कोऑर्डिनेट्स में वैल्यूज जो हैं वो चेंज हो रही हैं, राइट। तो जब तीनों डायमेंशंस में उसकी वैल्यू चेंज हो रही है तो वहां पे हमको इस पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी पता होना चाहिए कि एक्चुअल में वो पार्टिकल किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है, राइट। तो वहां पे किसी पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए और भी दूसरे फैक्टर्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमको किसकी रिक्वायरमेंट होती है, वेक्टर्स की। तो जब भी हम बात करते हैं 2D या 3D मोशन की, तो वहां पे वेक्टर्स की रिक्वायरमेंट और ज्यादा बढ़ जाती है। और बेसिकली 2D और 3D को सही तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए ही हमको वेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, ओके। अब हम समझते हैं कि किसी भी वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर ये P जो है वो किसी पॉइंट पर है, हम मान लेते हैं एक्स वाई जेड का जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसकी वैल्यू हम मान लेते हैं 2, 3 और 4, राइट। और ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, हम मान लेते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर जे कैप और जेड एक्सिस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर के कैप। अब ये यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं वो हम आगे समझेंगे। अभी के लिए जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस हम ये समझ लेते हैं कि ये यूनिट वेक्टर्स की वैल्यू होती है 1, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लीजिए कि यूनिट वेक्टर्स की वैल्यू होती है 1। सो ये P जो है इसके कोऑर्डिनेट्स हमको इसकी इक्वेशन अगर हम रिप्रेजेंट करें तो ये हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, सॉरी 3j कैप प्लस 4k कैप, राइट। इसकी इक्वेशन हो जाएगी एक्स आई कैप मतलब 2i कैप, देन वाई जे कैप मतलब 3j कैप और 4k कैप मतलब जो जनरल इक्वेशन होती है किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने की वो होती है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप।
तो यहाँ पे हम x, y और z की जगह पे x, y और z की वैल्यू पुट कर देंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम में। कोऑर्डिनेट सिस्टम में x की वैल्यू है 2, तो हमने x की जगह पे लिख दिया 2, y की जगह पे लिख दिया 3 और z की जगह पे लिख दिया 4, राइट। तो यहां से हमको इसकी इक्वेशन मिल गई। अब हमको निकालना है इसका मैग्नीट्यूड, इसको हम r मान लेते हैं। तो जब भी हम किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, इसका मतलब उसकी वैल्यू हमेशा मॉड्यूलस के अंदर आएगी, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर आपका ऑब्जेक्ट 3D में मूव कर रहा है तो यहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों आएगा। अगर ऑब्जेक्ट सिर्फ 2D में मूव कर रहा है तो ये जेड वाला कंपोनेंट हट जाएगा, राइट। वहां पे सिर्फ एक्स और वाई दो कोऑर्डिनेट्स होंगे। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका आर वेक्टर और उसको मॉड्यूलस में बनाना। सो इसकी वैल्यू हो जाएगी आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू इज 2 का स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू 3 दैट इज 3 का स्क्वायर प्लस जेड की वैल्यू हो गई 4 दैट इज 4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, वी विल गेट अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 9 प्लस 16 अंडर रूट ऑफ 16 एंड 13 29 अंडर रूट ऑफ 29 यहाँ पे लिख देते हैं यूनिट, सिंस हमको यूनिट नहीं पता है। तो इस तरीके से हम किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं लाइक दिस, राइट। अब हम एक और इक्वेशन लेते हैं और उस इक्वेशन में हम फिर से मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं जस्ट फॉर रिवीजन पर्पस, ओके। हम एक वेक्टर कंसिडर करेंगे जिसकी इक्वेशन कुछ होगी और उसका हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। सपोज देयर बी एनी वेक्टर दैट इज ए वेक्टर, इसकी इक्वेशन हो गई -2i कैप -j कैप प्लस k कैप and we have to find the magnitude of this a vector, okay। so आपके पास एक इक्वेशन है, you have to find out the magnitude of this a vector। so how we can find the magnitude of this a vector, that we will see now, okay। so first of all students we know that एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। तो अगर हम इस इक्वेशन को एक स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है हमारे पास उससे कंपेयर करें, सो वी विल गेट ऑन कंपेयरिंग वी विल गेट x इज इक्वल टू -2 y इज इक्वल टू -1। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है 1, और z इज इक्वल टू हो जाएगा z के आगे भी कुछ भी नहीं है इसलिए हमने लिख दिया 1। तो अब अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये हो जाएगी a वेक्टर इज इक्वल टू, वी नो दैट ये जो वैल्यू है वो मॉड में आएगी, हमारे पास फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। x की वैल्यू हो गई हमारे पास -2 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू हो गई -1 का स्क्वायर प्लस z की वैल्यू हो गई 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, वी विल गेट 4 प्लस 1 प्लस 1 और 4 प्लस 1 प्लस 1 is under root 6 unit. This will be the answer. In this way we can find the magnitude of any vector that is जिसके आपको इक्वेशन दी हो उसका मैग्नीट्यूड हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, ओके। एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज आपको एक वेक्टर गिवन है, लेट बी वेक्टर इज इक्वल टू -4i कैप प्लस k कैप, राइट। आपको एक इक्वेशन गिवन है -4i कैप प्लस k कैप एंड यू हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस b वेक्टर। सो हाउ यू विल फाइंड इट, दैट वी विल सी नाउ। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब आपको कोई पार्टिकल टू डायमेंशंस में मूव कर रहा है तो वहां पे एक डायमेंशन मिसिंग होगा, राइट। तो यहाँ पे जो पार्टिकल है वो केवल आई कैप आ रहा है और के कैप आ रहा है, मतलब जो पार्टिकल है वो एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस में मूव कर रहा है और वाई एक्सिस में वो मूव नहीं कर रहा है। इसका मतलब जो आपका पार्टिकल है दैट इज बेसिकली मूविंग इन अ 2D प्लेन, राइट।
सो जब हमारा पार्टिकल 2D प्लेन में मूव कर रहा है, सो हमारे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। यहाँ से अगर हम कंपेयर करें, सो x की वैल्यू आ गई -4, y यहाँ पे है ही नहीं, मतलब j कैप नहीं है, और आपको पता है j कैप इज रिप्रेजेंटिंग द y एक्सिस, राइट। सो y की वैल्यू 0 और z की वैल्यू क्या आ गई 1। सो b वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स की वैल्यू -4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं, वी विल गेट 16। 4 का स्क्वायर इज 16 और माइनस का स्क्वायर प्लस होता है ना। आपको पता ही होगा कि किसी भी अगर टर्म माइनस में दी है और हम उसका स्क्वायर कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा। देन 0 प्लस 1 under root of 17 unit. So this will be our answer. So students, in this way we can find out the magnitude of any of the vector जब हमको उसकी equation given हो. Okay. So that's all for today's class. The further topics we will study in the next lectures. Thank you.